Good morning, dear students. So, beta, we are discussing about chapter number 2, federalism. So, open your book, page number 20. तो बेटा लास्ट जो हमने वीडियो किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो हमने ये टॉपिक शुरू किया था, ठीक है, किस तरह से फेडरलिज्म को अप्लाई किया जाता है, प्रैक्टिस में लाया जाता है। और उसमें से फर्स्ट ऑप्शन लिंग्विस्टिक स्टेट्स वो हमने किया। या सिंपली अगर आपके पास आएगा कि हाउ कैन यू शो दैट, हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, तो उसमें भी ये पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड किए हैं। वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल उसका बताया था कि किस तरह से इंडिया 1947 में था, फिर बाद में कैसे कैसे लैंग्वेज बेस पे स्टेट जो है वो बनते चले गए। ओके, सो पेज नंबर 20 आज हम करेंगे सेकंड पॉइंट्स, लैंग्वेज पॉलिसी। ओके, सो अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारे क्या है कि कंट्री के है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब उसमें हिंदी है, बांग्ला है, उड़िया है, मराठी है, ठीक है, बट इंग्लिश उनमें शामिल नहीं है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। अब हमारे कंट्री का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हमने हिंदी को एक क्या किया है, राजभाषा का दर्जा दिया है, पर कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। यानी कि हम पूरी कंट्री के लिए किसी एक भाषा को वैल्यू नहीं दे सकते। रीज़न ये है, ऑल ओवर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। हम मेजर पोर्शन हिंदी बोलने वाले लोगों का है, ठीक है। अराउंड 40% के आसपास जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। बट अदर लैंग्वेज जैसे बांग्ला है, 8 से 9% के लोग बांग्ला बोलते हैं। उर्दू लगभग 5 से 6% इंडियन उर्दू बोलते हैं, ठीक है। मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत लोग हैं, बहुत कैटेगरी के लोग हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। मान लो तमिल जो हैं, तमिलियंस। अब अगर हम पूरे इंडिया की एक लैंग्वेज बनाएं तो उसका जो अदर्स लैंग्वेज के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। सो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, ठीक है। वेदर हमने क्या किया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, बट हिंदी कितने परसेंट लोग बोलते हैं, अबाउट 40%। Therefore there are many safeguard to protect other language। अब ठीक है, हिंदी को हमने कॉन्स्टिट्यूशनली वैल्यू दिया है, ठीक है, हमारी राजभाषा है, परंतु हमने बाकी जो 60% लोगों की लैंग्वेज हैं उनको भी सेफगार्ड्स दिए हैं। उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए हैं। हमने थोपी नहीं है किसी पे लैंग्वेज, ठीक है, कि भाई मान लो अब बांग्ला एरिया के बंदे हैं, हम उन पे थोप नहीं सकते भाई आप हिंदी बोलो। तमिल एरिया के लोग हम थोप नहीं सकते, उनके कल्चर है, उनकी वैल्यू है, उनके लैंग्वेज है, और डेमोक्रेटिकली उनका राइट भी है वो जो भाषा चाहें वो बोलें, ठीक है। तो थोपी नहीं जा सकती। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं के बारे में उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो दर्जा है वो दिया गया है। A candidate in an examination conducted for central government position may opt to take the examination in any of these languages, ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो इसीलिए जो सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है। तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनली 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक चुन सकते हो। स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट का भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे हरियाणा का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, पंजाब का ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी, ठीक है। तो हर स्टेट का इसी तरह से, तमिलनाडु का ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, कर्नाटका का कन्नड़, केरल का मलयालम, ठीक है। तो सबका अपना अपना अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की है स्टेट की, उसी में या इंग्लिश में क्या करती है कि अपने काम को करती है। Unlike Sri Lanka, the leader of our country adopted a very conscious attitude in spread the use of Hindi।
तो जैसे श्रीलंकन लीडर्स ने क्या किया था, अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया, उन्होंने सिंगला जो लैंग्वेज थी, सिंगली जो उनकी लैंग्वेज थी, उसी को ही प्रमोशन दिया, उसी को ही उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, पूरे श्रीलंका में ऑर्डर कर दिया उसको फॉलो करने के लिए। तो इस वजह से जो तमिलियन थे, तमिल बोलने वाले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट होते होते कहानी कहाँ तक गई, सिविल वॉर तक गई। बट इंडियन लीडर्स ने वो बात ध्यान में रखी और इसीलिए बड़े उन्होंने कॉन्शियस तरीके से यानी कि संभल के काम किया, ठीक है। अदरवाइज तो इंडिया में भी 40% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, पार्लियामेंट में भी दबदबा है हिंदी बोलने वाले लोगों का, तो हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देके पूरे कंट्री में अडॉप्ट किया जा सकता है। बट ऐसा करना में क्या होगा कि डिसइंटीग्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि अदर लैंग्वेज के जो लोग हैं वो खिलाफ जा सकते हैं। So according to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. ठीक है, तो 1965 में क्या हुआ कि जैसे पहले ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश में सारा कम्युनिकेशन होता था, तो उसके बाद वो कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहा 1965 में, 65 था। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ये बात उठी कि लोकल लैंग्वेज या अपने अपने स्टेट लैंग्वेज में होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। बट जो अदर यानी नॉन हिंदी स्टेट्स थे, तमिल हैं या मलयालम वाले हैं, उन्होंने कहा कि इंग्लिश ही कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल हिंदी में लेटर अगर कर्नाटका में जाएगा, केरल में जाएगा या नागालैंड जाएगा तो उनको दिक्कत आने की चांसेस ऐसे होते हैं। बट इतना भी नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। सो इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, बट तमिलनाडु में तो हिंदी का कुछ ज़्यादा ही प्रोटेस्ट होता है, तो तमिलियंस ने क्या किया, उसका जो प्रोटेस्ट है वो एक वायलेंट फॉर्म ले गए, यानी कि दंगे तक भड़क गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो 65 में जब ये डिसीजन लिया था कि भाई इंग्लिश की बजाय हिंदी में होगा, तो तमिल वालों ने ज़्यादा प्रोटेस्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी कंटिन्यू रखी। आज भी अपने कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, या राज्यों के बीच में जो लेटर्स के लेन देन होता है उसमें इंग्लिश ही यूज़ होती है। सो मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट द सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। Promotion of Hindi continue to be official policy of the government of India. Promotion doesn't mean that the central government can impose Hindi on state where people speak a different language. ठीक है, हाँ ठीक है कि गवर्नमेंट हिंदी को प्रमोशन करना चाहते थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन हिंदी स्टेट्स पर क्या कर रही थी, वो उसको थोपने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। The flexibility shown by Indian political leader help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. ठीक है, तो ये क्या है कि जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उस मामले में एग्रीमेंट किया, यानी कि समझौतों वाली पॉलिसी इस्तेमाल की, कंप्रोमाइज़ किया, ठीक है। अगर वो उस बात पे अड़े रहते कि नहीं हिंदी ही होगी तो मामले और बढ़ सकते थे, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की जो वैल्यू है, उन्होंने लोगों के जो एक थिंकिंग है उसको रिस्पेक्ट किया और उन्होंने उस डिमांड को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। यानी श्रीलंका वाला हाल हम इंडिया में नहीं चाहते थे। उसके बाद आता है थर्ड, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, तो वो भी मैटर करता है। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इन वन मोर वे in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional agreement for sharing power work in reality depend to a large extent on how the ruling party and leader follow these arrangement. Okay, तो क्या होता है कि वो क्या कहता है, how the constitutional arrangement for sharing power work in reality depend a large extent on how the ruling party and लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली अरेंजमेंट किया है सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो किस पे डिपेंड करता है, जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने किस तरह की पॉलिसी बनाई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स ने स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कैसा उनका व्यू है, वो मैटर करता है।
फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब इंडिया में जो हिस्ट्रिकली अगर हम देखें, आज़ादी के बाद एक ही पार्टी ने लंबे टाइम तक सेंट्रली भी रूल किया है और स्टेट्स में भी रूल किया है, ठीक है। अब कांग्रेस ने बहुत लंबे पीरियड तक इंडिया को रूल किया, कांग्रेस ने ही स्टेट्स में भी गवर्नमेंट बनाई है। सो दिस मीन्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिडंट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स। अब ऊपर भी एक पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी की नीचे स्टेट में भी सरकार है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो लोअर स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों साइड सेम पार्टी की सरकार है, तो वो उनकी ज़्यादा बातें मानने लग जाते हैं, ठीक है। So as and when the ruling party at state level was different, the parties that ruled at center tried to undermine the power of states. बट कई बार क्या होता है कि अगर सेंटर में अलग पार्टी है, स्टेट में अलग पार्टी है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करने की कोशिश करती है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश करने में रहती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज़्यादा है, ठीक है। कई ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट रूल लगा दिया वहाँ की गवर्नमेंट को बर्खास्त करके। So in those days the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties। और ऐसा लेटेस्ट आज के कुछ ही सालों में भी देखने को मिला है, पहले भी होता रहा है, ठीक है, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट पार्टी स्टेट में है, ठीक है, मान लो सेंट्रली यूनियन गवर्नमेंट अलग पार्टी की है, स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की है, तो वो बहाने ढूंढते रहते हैं कि किस तरह स्टेट गवर्नमेंट को नीचा दिखाएं और यहाँ पे हम इस सरकार को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल लगाएं। सो दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब जब ये थिंकिंग आ जाती है, यानी कि फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में लीडर्स का जो व्यू है वो बहुत मैटर करता है। अब अगर उनका व्यू ऐसा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करना चाहते हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं उनको बर्खास्त करने के, अपने प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, प्रेसिडेंट रूल में ज़्यादा पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरलिज्म को नहीं वैल्यू दे रही, ठीक है, वो फेडरलिज्म के स्पिरिट के फेवर में नहीं है, ओके। सो ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री। अब 1990 तक तो मेजर इंडिया में कांग्रेस ही थी, सेंट्रली भी, स्टेट्स में भी ज़्यादातर। 1990 के बाद में क्या हुआ, रीजनल पार्टीज़ का राइज शुरू हुआ, कुछ अदर पार्टीज़ जो हैं वो उभरी और कुछ रीजनल पार्टीज़ ने अपने अपने स्टेट्स में सरकारें भी बनाई, जैसे हरियाणा में इनेलो थी, इंडियन नेशनल लोक दल, ठीक है, वो एक नई पार्टी के तौर पे उभर के आई। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टियां बनी। तो 1990 के बाद ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, फेडरल सिस्टम यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में जो विवाद हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे। सो दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। और ये इसी के बाद क्या हुआ कि सेंटर में कोalition गवर्नमेंट का बनने का दौर शुरू हुआ, ठीक है, कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। कोalition गवर्नमेंट हिंदी में हम इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन क्या होता है, कोalition क्या होता है, जब स्टेट में या सेंटर में कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती। मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% से ज़्यादा सीटें उसको नहीं मिली, ठीक है। तो ऐसे में अब जो एरिया है, स्टेट है या सेंटर है, कंट्री है, गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% से ज़्यादा सीटें जीतना ज़रूरी होता है। और 50% सीटें नहीं जीती तो क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टियां मिल के सरकार बनाती हैं, उसको कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। जैसे हरियाणा की जो असेंबली है उसमें क्या है, 90 सीट्स हैं। अब जिसको गवर्नमेंट बनानी है उसको मिनिमम 46 सीट जीतनी पड़ती हैं। बट इस बार के इलेक्शन में किसी भी पार्टी ने 46 नहीं जीती। तो बीजेपी के पास क्या था, 40 सीट्स थी और जेजेपी के पास
10 सीटें थी और कांग्रेस के पास लगभग 31 थी। तो इन्होंने क्या किया, बीजेपी और जेजेपी ने मिलके, यानी कि अब इनकी कितनी होगी 50 सीट, जो कि 46 से ज़्यादा। तो सरकार किसकी बनी, बीजेपी और जेजेपी की। अब ये क्या है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि ये एक गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन की सरकार क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिल के गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। So no single party got a clear majority in the Lok Sabha. The major national party had to enter into alliance with many party, including several regional party, to form a government at the center. और 1990 बाद क्या हुआ कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज उभर गई अपने अपने अलग अलग स्टेट्स में, वो जीतने लग गई। तो सेंट्रली किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो कुछ पार्टियों ने मिल के क्या बनाए, अपने अलायंस बना लिए, ठीक है, और सरकारें जो हैं वो उस फॉर्म में बनी। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप में कुछ बदलाव देखने को मिले। पावर शेयरिंग जो है वो एक अलग तरीके की हो गई, ठीक है। So this trend supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in arbitrary manner। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान ये चीज़ क्लियर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की मन मर्जी से बर्खास्त करने की जो पावर थी वो रोक दी, कम कर दी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती। अगर किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट बनी है, वहाँ पे कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है, ठीक है, तो इस बेस पे बेशक जो गवर्नर है उस स्टेट का, गवर्नर प्रेसिडेंट को सिफारिश करता है कि यहाँ सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल रहा और ये सरकार को बर्खास्त कर दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कर दिया जाएगा, प्रोविज़न देखने पड़ेंगे, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अगर ये प्रूव होगा भाई नहीं पहले वाली सरकार जितना जो सा हो सकता था वैसा कर रही थी, तो वो सरकार दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। So thus federal power sharing is more effective today than it was in early year after the constitution came into force, ठीक है। तो यानी कि आज के टाइम में जो फेडरलिज्म है इंडिया में वो पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पहले इतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं आता था जितना कि अब है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में नई नई पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी पार्टी जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनको भी उन छोटी पार्टीज़ की अहमियत करनी पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेके चलना पड़ता है ताकि कंट्री में इंटीग्रिटी बनी रहे, किसी तरह के कोई ऐसे इश्यूज जो हैं वो ना हो, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पावर देती है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस आपको मैंने बताया, स्टेट बन गए, फिर लैंग्वेज पॉलिसी हर स्टेट की, हर स्टेट अपने लैंग्वेज अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है, और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, रीजनल पार्टीज़ की आपस में जो बॉन्डिंग है या नेशनल पार्टीज़ के साथ जो बॉन्डिंग है, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा आपने 9th क्लास में चैप्टर किया था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला, तो उसमें आपने किए थे स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टीज़, ठीक है। तो ये डिस्कशन था बेटा हमारा। अगले पेज पे आओ एक बार, पेज नंबर 22 पे। आपको 22 पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दी हुई है इंडिया की, ठीक है। अब बेटा अगर आप घूम के आए हो कहीं इंडिया में तो ठीक है, आपको पता रहेगा इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। आपने अगर ऑब्ज़र्व किया है, अगर नहीं किया तो आप चाहे सोच के देख लो, ठीक है। आप देखो इंडिया में बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग इलाकों से जो लोग आते हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो असमीज़ 1.6%, यहाँ पे क्या आपको, और जो अपने 22 लैंग्वेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है, उनके परसेंटेज दिए कि कितने % लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो असमी हैं, बांग्ला 8.3% लोग बोलते हैं,
इसके अलावा बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा। तो सबसे ज़्यादा अगर आप परसेंटेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है हिंदी बोलने वाले लोगों की, अराउंड 40%। ठीक है, कुछ ऐसे, हाँ, हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं है जो 10% से ज़्यादा बोली जाती हो, बाकी सब कम है। ठीक है, बांग्ला 8.3% है, इसके अलावा मराठी 7.5 है। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु 7.9 है, उर्दू 5.2 है, पंजाबी 2.8% लोग बोलते हैं। ठीक है, तमिल 6.3% लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे इंडिया की रीजनल लैंग्वेज डाइवर्सिटी है कि कितने तरीके के लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ ये 22 भाषाएं ही बोली जाती हैं। ठीक है, जो हमारा सेंसस है, सेंसस में हमने पाया था कि इंडिया में एक लगभग 114 भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं, और ये तो वो बता रहा हूँ मैं जिनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है बोलने वालों की। कुछ तो ऐसी लैंग्वेज हैं जो जस्ट कुछ कन्फाइंड एरिया तक ही बोली जाती हैं, सिर्फ एक छोटे से एरिया में बोली जाती हैं, तो उसको तो गिनती में लेते ही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि हमने नहीं की थी। अगर मैं ऐसे छोटी मोटी सारी लैंग्वेज काउंट कर लूँ फिर तो ये लैंग्वेज लगभग 1500 से ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव इन इंडिया? द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वन काउंट्स इट। द latest information that we have is from the census of held in 1991, अब तो 2011 में हुआ था। The census recorded more than 1500 distinct languages which people mentioned as their mother tongue। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो लोगों ने अपने एज ए मदर टंग मेंशन करवाई थी वहाँ पे सेंसस में। तो 1500 से ज़्यादा भाषाएं जो है वो बोली जाती थी, जिनमें से लगभग 114 भाषाएं हैं जो कि कुछ मेजर लैंग्वेज होती थी। तो बाकी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इन 22 भाषाओं को ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है इन्हीं को ही सम्मान देते हैं, बाकी सबको भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक थोड़े से एडवांस हैं, इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा रहती है, आप इनको ध्यान से सुनो, फिर क्वेश्चन जो हैं वो आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे, आपको लिए लर्निंग बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।